चीन में प्रॉपर्टी का एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक ऐसी हकीकत जो सुनने में तो अजीब लगती है लेकिन लाखों लोगों के लिए एक खामोश सच है। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से एक घर बनाते हैं और फिर एक दिन सरकार आकर उसे आपसे छीन सकती है। जी हां, यही वो चौंकाने वाला सच है जो चीन के प्रॉपर्टी सिस्टम की एकदम बुनियाद में छुपा है। तो चलिए इस पूरे संकट की कानूनी नींव को समझते हैं। आखिर ये समस्या शुरू कहां से होती है? इसकी जड़ एक बहुत ही बुनियादी फर्क में है। घर तो आपका हो सकता है, पर जमीन नहीं। देखिए, चीन में कोई भी व्यक्ति उस बिल्डिंग का मालिक तो बन सकता है जिसमें वो रहता है, लेकिन जिस जमीन पर वो बिल्डिंग खड़ी है उसका मालिक कभी नहीं बन सकता। सारी की सारी जमीन या तो राष्ट्र की संपत्ति है या फिर कलेक्टिव प्रॉपर्टी। तो जब लोग घर खरीदते हैं तो असल में वो क्या खरीद रहे होते हैं? जमीन नहीं, बल्कि लैंड यूज राइट, यानी भूमि उपयोग का अधिकार। ये और कुछ नहीं, बस एक तय समय के लिए सरकारी जमीन पर रहने और उसका इस्तेमाल करने की एक लीगल परमिशन है। और हाँ, ये अधिकार हमेशा के लिए नहीं मिलता। रहने वाले घरों के लिए ये 70 साल का होता है, इंडस्ट्री के लिए 50 साल और कमर्शियल यूज के लिए तो सिर्फ 40 साल। मतलब साफ है, यहां माल की पूरी तरह से टेम्परेरी है। तो अब सवाल ये है कि सरकार इस सिस्टम का इस्तेमाल करती कैसे है, और यहीं से लोकल सरकारों का प्रॉफिट मॉडल सामने आता है जो लोगों के घरों को रेवेन्यू में बदल देता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1994 से पहले तक लोकल सरकारों के पास टैक्स से कमाई के कई रास्ते थे, लेकिन 1994 में एक टैक्स शेयरिंग सिस्टम रिफॉर्म हुआ जिसने ज्यादातर टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब लोकल सरकारों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर का खर्चा तो था, पर पैसा नहीं था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जमीन बेचना शुरू कर दी। तो फिर एक लोकल सरकार जमीन को कैश में बदलती कैसे है? इसका एक पूरा सेट तरीका है, एक साइकिल है जिसे लैंड फाइनेंस साइकिल कहते हैं। सबसे पहले वो किसी शहरी या ग्रामीण इलाके को रीडेवलपमेंट के लिए चुनते हैं और जमीन अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वहां रहने वालों को बहुत कम मुआवजा देकर घर खाली करवा लिया जाता है। इसके बाद उस खाली जमीन को कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर रिक्लासिफाई किया जाता है और आखिर में इसी कीमती जमीन के नए यूज राइट्स डेवलपर्स को भारी मुनाफे पर बेच दिए जाते हैं। और इस पूरे खेल में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो वहां के निवासी हैं वो इस बातचीत में पार्टनर नहीं होते। वो बस एक कॉस्ट होते हैं, एक खर्चा जिसे कम से कम करना होता है। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या लोगों को बचाने के लिए कोई कानून नहीं है? कानून तो है, लेकिन कागज पर लिखे कानून और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। जैसे कानून कहता है कि जमीन सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित के लिए ली जा सकती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा इतनी बड़ी है कि उसमें कुछ भी आ सकता है। कानून उचित मुआवजे की गारंटी देता है, लेकिन उसकी कीमत लोकल सरकार खुद ही तय कर लेती है। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अदालतें बड़े प्रोजेक्ट्स पर सरकार के खिलाफ फैसला सुनाएं, ऐसा लगभग कभी नहीं होता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की एक मानवीय कीमत भी तो है। जब कोई परिवार, कोई इंसान उस कम मुआवजे को लेने से इनकार कर दे, तब क्या होता है? यहीं से तस्वीर में आते हैं नेल हाउस यानी कील घर। ये उन घरों का सिंबल हैं जो रीडेवलपमेंट वाली जमीन पर एक जिद्दी कील की तरह अकेले खड़े रह जाते हैं क्योंकि उनके मालिक हटने को तैयार नहीं होते। और उन लोगों को हटाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पानी, गैस, बिजली जैसी जरूरी चीजें काट दी जाती हैं। आने जाने के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से डराया धमकाया जाता है और कई बार तो आधी रात में अचानक घर ही गिरा दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम का असर इसने चीनी समाज पर ऐसे गहरे जख्म छोड़े हैं जिन्होंने सामाजिक विश्वास की बुनियाद ही हिलाकर रख दी है। और शायद इस कहानी का सबसे क्रूर हिस्सा ये है कि सरकार अपने ही बनाए नियमों पर चल रही होती है, इसलिए पूरी प्रक्रिया टेक्निकली गैर कानूनी भी नहीं होती। और यही बात इसे एक ऐसा खामोश नरक बना देती है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। इसका नतीजा होता है विश्वास का पूरी तरह से खत्म हो जाना। लोगों में ये सोच घर कर गई है कि कानून पर भरोसा नहीं करना है, उससे बचना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बस तब तक है जब तक सरकार का मूड ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चीन की नहीं है, ये हर देश के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाती है कि जब सिस्टम के डिजाइन में ही कोई बुनियादी खामी हो तो क्या हो सकता है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हालात किसी साजिश से पैदा नहीं हुए, बल्कि ये 3 सिस्टेमिक सच्चाइयों के एक साथ आने का नतीजा है। इस संकट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सारी जमीन पर राज्य का कंट्रोल है। दूसरा, लोकल सरकारें कमाई के लिए जमीन बेचने पर बुरी तरह से निर्भर हैं। और तीसरा, न्यायपालिका सरकार के अधीन है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा यही होता है जो हम देख रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ चीन की कहानी है, या फिर ये हमें कुछ बहुत बड़ा सिखाती है? ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि जब किसी सिस्टम का डिजाइन ही प्रॉब्लम बन जाए तो ऐसा कहीं भी हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सरकार की ताकत और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है।